टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। तो यहाँ पर पहली बात तो हमारे पास एक एक्सिस होना जरूरी है जिसके अबाउट टॉर्क रोटेट करेगा, किसी भी चीज़ को घुमाएगा। मान लो मेरे पास ये रॉड है, इसके ऊपर मैं इसको घुमाना चाहता हूँ, तो घुमाने के लिए मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये घूम जाएगी। क्या मैं इसको इस तरफ खींचूंगा तो ये घूमेगी? अगर मैं इधर फोर्स लगाऊँ तो उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है, वो इसको घुमा नहीं पाएगा। या फिर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊँ तो क्या ये घूमेगी? नहीं घूमेगी। इसको घुमाना है तो मुझे इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो एक्सिस है ना, इस तरीके से उसके हिसाब से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, ये घूम पाए। और हम ये भी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा दूर मैं फोर्स लगाता हूँ उतना आसानी से घुमा पाता हूँ। अगर यहीं पास में फोर्स लगाना होगा तो नहीं घूम पाता। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक रॉड है और ये इसका एक्सिस है। अब बताओ, मैं इस पर कुछ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, या फिर यहाँ पर ये है। ऑल फोर्सेज आर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ईच। पर मुझे पता है इनमें जो सबसे आसानी से इस ऑब्जेक्ट को घुमा पाएगा वो कौन सा होगा? एक्चुअली ये वाला फोर्स होगा, है ना। ये हमारा सबसे बेस्ट वाला फोर्स हमारे काम आएगा। ये वाला तो घुमा ही नहीं सकता, ये वाला भी घुमा ही नहीं सकता। ये दोनों घुमा पाएंगे लेकिन फुल पोटेंशियल पे घुमा नहीं पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ काम आती है? हमारे पास एक्चुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? एक्सिस से डिस्टेंस, वो उसका फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देखूंगा, ये वाला जो फोर्स है अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूँ, है ना, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अगेन ये वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे किसी काम का है नहीं। ये वाला जो कंपोनेंट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये हमारे काम का है, तो हम उसको टिक मार देंगे, दिस इज काम का फोर्स, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स एंड डिस्टेंस वो दोनों काम आते हैं। ऑलराइट, इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है इस तरीके से, और हमारे पास यहाँ पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है इस तरीके से फोर्स। तो इस पॉइंट के ऊपर मतलब किस तरीके की चीज़ हो रही होगी? तो आप इसको ऐसे समझो, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली कोई इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, और अब ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट ही घूम सकते हैं, तो इसमें जो भी रोटेशन होना है वो इस एक्सिस के अबाउट होने वाला है इस तरीके से। अब बताओ इस फोर्स का टॉर्क यहाँ पर कैसे आएगा? तो इसमें मुझे एक और चीज़ चाहिए रहेगी। ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से, उसको मैं बोल दूंगा लेट्स से इट इज़ वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर आर, दिस इज फोर्स एफ। आर वेक्टर हो गया हमारे पास, फोर्स को मैं लिखूंगा एफ वेक्टर। तो क्या कोई मुझे बता सकता है? पहले तो ये बता दो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? कैसे देखोगे एंगल? क्या वो एंगल ये वाला एंगल है? इस तरीके से यहाँ पर इसकी टेल यहाँ पर है, इसकी टेल यहाँ पर है। पहले तो टेल से टेल को मिलाओ तो ये एक्चुअली ऐसा होगा। इन दोनों के बीच का एंगल एक्चुअली ये वाला एंगल कहलाएगा। हमारे पास एंगल पता करने के लिए मैं इस तरीके से बना देता हूँ, दिस इज द एंगल। अब देखो जो टॉर्क होगा वो किस तरीके से आप लिख सकते हो? टॉर्क को डिनोट किया जाता है इस तरीके से। टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो इस फोर्स का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट मुझे इस तरफ घूमने में मदद करने वाला है। तो इसको मैं बना दूंगा यार, इसके कंपोनेंट ब्रेक करो। इसका एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, इसको मैं क्या बोल दूंगा? एफ परपेंडिकुलर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एफ कॉस थीटा या साइन थीटा? एफ साइन थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू आर टाइम्स एफ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। या फिर इसी को देखने का और एक तरीका होता है, आप इस तरीकों से इसे समझो कि ये फोर्स, मान लो ये कोई एक्सटेंडेड बॉडी थी, है ना, और ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस परपेंडिकुलर की बात। आप इसको इस तरीके से फील करो कि यहाँ पर अगर आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते तो भी हमें सेम ही टॉर्क मिलता। इस केस में मैं लिख सकता हूँ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास टॉर्क का जो फॉर्मूला आ जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर और एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। दोनों में से कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर वाली लोगे आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास वैल्यू होती है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पर धोखा मत खाना, एफ क्रॉस आर करोगे वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। मैग्नीट्यूड सेम आता है, साइन ऑपोजिट हो जाता है। अच्छा, साइन कैसे पता करोगे इसका?
मान लो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, अगर मैं इस पर टॉर्क लगाता हूँ, है ना, पहली बात तो इस पर टॉर्क लगाऊंगा तो ऐसे घूमना चाहिए। टॉर्क लगा रहा हूँ, घूम रही है, इसका डायरेक्शन कैसे बताऊँ? अगर मैं बोलूँ कि इस तरफ फोर्स लगाए तो ये तो फोर्स का डायरेक्शन है। थोड़ी देर बाद मान लो मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, फोर्स का डायरेक्शन तो बार बार बदल रहा है, तो हमें एक ऐसा डायरेक्शन लेना होगा जो इसके घूमने से एक्चुअली परपेंडिकुलर हो। तो हम बोल देते हैं यार ये इसके ऊपर वाला जो डायरेक्शन है उसको आप पॉजिटिव मान लो, या फिर नीचे वाले डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते थे। तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर होता है राइट हैंड थंब रूल। जिस दिशा में ये घूम रहा है उस दिशा में अपनी उंगलियों को ले लो, वो भी ऐसे ही घूम रही है ना, राइट हैंड की उंगलियां लेना, लेफ्ट हैंड की मत लेना। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से टॉर्क, ओमेगा, अल्फा सबके डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। फिर आता है हमारे पास आर क्रॉस एफ। तो इसमें किस तरीके से डायरेक्शन देखोगे, मान लो मैंने यहाँ पर, ये हमारा सेंटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस है आर, और उस तरफ लगा दिया फोर्स। तो आर की तरफ जाओ, है ना, अपनी उंगलियों से आर की तरफ जाओ, फिर जिस दिशा में फोर्स लगा है, फोर्स उस तरफ लगा था, फोर्स की तरफ इसको मोड़ दो। अब ये मेरा हाथ ऐसे मुड़ने वाला है तो टॉर्क ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर यहीं से मैंने पीछे की तरफ मान लो इस तरीके से फोर्स लगाया होता, है ना, तो अब देखो टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, अगर वो पॉजिटिव थी तो यहाँ से मैं राइट हैंड आर की तरफ ऐसे बढ़ाऊंगा, फिर फोर्स किस तरफ लगाए, पीछे की तरफ, तो अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करूंगा, है ना, ये। तो अब देखो अपने आप ये कर्ल बनाओगे तो नीचे की तरफ ये हमारा आर क्रॉस एफ नेगेटिव में हमारे पास टॉर्क आ जाता है। इस तरीके से हमें कुछ डायरेक्शन देखने होते हैं। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट लिया कैसे आता है, उसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वेक्टर टॉर्क फॉर्म, टॉर्क की वेक्टर फॉर्म का। A force F इतना acts to at a point इतना, then the magnitude of torque about a point इतना will be इतने न्यूटन मीटर। The value of x is equal to, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, हमारे पास मान लो फोर्स लग रहा है इस तरीके से, फोर्स F एट पॉइंट P हमें लग रहा है इस तरीके से, और टॉर्क पूछा है अबाउट, लेट से उसको बोल देता हूँ R। तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F या F क्रॉस R। टॉर्क होता है R क्रॉस F। ऑलराइट, तो यहाँ पर वेक्टर R कहाँ है, और वेक्टर R एक्चुअली आपको पता करना पड़ेगा, ये है हमारा वेक्टर R। कैसे पता करोगे, इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, सॉरी पोजीशन वेक्टर है, माइनस इसका पोजीशन वेक्टर है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा। फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 195। कैसे आया देखो, पहली बात तो समझो, यहाँ पर हमारे पास मान लो कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उसके ओरिजिन से अगर मैं देखूँ तो ये है हमारे पास R2 वेक्टर, ये है हमारे पास R1 वेक्टर। हमें पर इन दोनों वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ये वाला वेक्टर देखना होता है ना। तो हमें चाहिए वेक्टर R। मैं लिख सकता हूँ वेक्टर R इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। जल्दी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। R2 की वैल्यू क्या है, फोर्स एक्ट एट इतना, तो दिस इज और R2 वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से R1 वेक्टर, R1 वेक्टर कितना है, ये वाला है ना, इस पॉइंट का, वो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है 4 माइनस 1 यानी कि 3i कैप, 3 माइनस 2 यानी कि प्लस j कैप, माइनस 1 यानी कि माइनस 2k कैप। दिस इज आर वेक्टर R। क्या हमारे पास फोर्स वेक्टर है, यस, फोर्स वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। हमें चाहिए टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। ओके, अभी जो टॉर्क की वैल्यू आएगी, टॉर्क एक्चुअली एक वेक्टर आने वाला है, तो वेक्टर आएगा तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी समथिंग i कैप प्लस नहीं लिखूंगा अभी मैं, समथिंग j कैप एंड समथिंग k कैप। अब ये समथिंग किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में देखो हमें इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट बना लेना चाहिए। लेट्स से मैंने यहाँ पर बना दिया। ओके, सबसे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ i कैप, j कैप एंड k कैप। फिर यहाँ पर देखो r पहले है, f बाद में है, तो यहाँ पर भी r पहले लिखूंगा, f बाद में लिखूंगा। ये गलती भी मत करना, नहीं तो वेक्टर r लिखूंगा फिर यहाँ पे लिखूंगा वेक्टर f। अब r की जो i j एंड k है उनको यहाँ पर लिख दूंगा।
R का I कितना है 3 1 -2। सिमिलरली F के लिए I J K की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर रख दो, तो वो आ जाता है 1 2 एंड 3। अब इसका जो आई कैप वाली टर्म है वो अगर मुझे पता करनी है तो यहाँ पे देखो आई कैप पे आओ, इसके साथ वाले सब हटा दो, फिर जो बचे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। जे कैप का करना होगा तो क्या करेंगे, जे कैप पे आएंगे, आमने सामने वाले इसके साथ वाले सारे हटाएंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सिमिलरली के कैप का करना होगा तो इन सबको हटा देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इस तरीके से हमें चीज़ें करनी होती हैं। आई कैप के लिए हमें जो चाहिए वो हो जाता है 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -2। तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -2। सिमिलरली जे कैप वाली जो टर्म है वो आ जाती है 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू -2, हो जाता है 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू -2। ठीक, और हमारी जो के कैप वाली टर्म है वो आ जाती है 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। अब यहाँ पर एक और स्टेप है, वो बहुत बार गलती से छूट जाती है। पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा फिर से होता है प्लस। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, देखो जल्दी से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इट इज़ इक्वल टू 3 + 4 यानी कि 7 आई कैप। और ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है, देखो 3 3 = 9, 9 + 1 यानी कि 10 जे कैप, सॉरी 9 + 2 है तो ये हो जाता है -11 जे कैप। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस था। और यहाँ पे कितना था, 3 × 2 6 -1 यानी कि 5, और यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाता है +5 के कैप। क्या हमसे यही पूछा था? नहीं, हमसे उसका मैग्नीट्यूड पूछा था। अब इसका मैग्नीट्यूड पता करना पड़ेगा, तो टॉर्क वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू हो जाएगी √7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √49 + 121 + 25। ये दोनों मिलकर के कितने हो जाते हैं 170 + 25 195। तो दिस इज इक्वल टू √195 एंड आवर आंसर बिकम्स 195। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। टॉर्क का ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। 1 महीने का कोर्स है जिसमें 2-2 घंटे की क्लासेस में पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है विद कलरफुल हैंडमेड नोट्स एंड हैंडमेड ग्राफिक्स। तो अच्छे ग्राफिक्स देखोगे तो कॉन्सेप्ट जल्दी दिमाग में उतरते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने सारे के सारे ग्राफिक्स खुद से बनाए, उसको ज़रूर देखो। आई होप आपको वो पसंद आएगा। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी देखो क्या चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस QR कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट डोनेट कर दो, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के ला पाऊँ। हम मिलेंगे पूरे के पूरे क्रैश कोर्स में।